नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों देखिए, ये जो पेपर है दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल पेपर है सीबीटी का, जो कि दोस्तों पेपर हुआ है 25 अप्रैल 2025 को। तो उसी का दोस्तों ये ऑफिशियल पेपर है, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिलेगा क्वेश्चन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 22 अप्रैल 2025 को कौन सा इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का पेपर हो गया। तो यहाँ पर देखिए, मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट थे, इनका पेपर हुआ था अगस्त 2024 में, ठीक है। लेकिन उनका किसी कारण से बस वो क्या हुए थे, मतलब पेपर को पास नहीं कर पाए, यानी कि क्वेश्चन ज़्यादा गलत गलत कर दिए, तो वो फेल हो गए ट्रेड में, ठीक है। तो उनका दोस्तों जो फिर से एग्ज़ाम हुआ था, तो वो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, ठीक। तो वही ये पेपर है, ठीक है, जो री एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। सप्लीमेंट्री वाले का ये पेपर है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और आपके सीबीटी का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का जो ट्रेड थ्योरी का प्रश्न है, वो आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि सीरीज सर्किट का क्या उपयोग है। तो देखिए, जो सीरीज सर्किट होता है, इसका प्रयोग वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ ए वोल्टमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त होती है। तो देखिए, अस्थायी यानी कि टेम्परेरी इंस्टॉलेशन के लिए जो वायरिंग उपयुक्त होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्लीट वायरिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लीट वायरिंग। तीसरा नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिस्टम अर्थिंग उपकरण अर्थिंग से अलग क्यों है। तो देखिए, सिस्टम अर्थिंग उपकरण अर्थिंग से अलग है क्योंकि यह धारावाहक चालकों से संबंधित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यह धारा वाहक चालकों से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर का जो ये पार्ट दिखाया गया है, ये आपका कहलाता है बुखोल्ज रिले। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बुखोल्ज रिले। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए चुंबकीकरण की जिस विधि का उपयोग करते हैं, वह रहता है आपका इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 395 नंबर क्वेश्चन है कि 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया, तो ये कितनी कैलोरी ऊर्जा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 71.6 किलो कैलोरी, ठीक है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, कह रहा है कि फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। तो फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए जिस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, वह रहता है आपका डायरेक्ट लाइटनिंग, प्रत्यक्ष प्रकाश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रकाश। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि अंडरग्राउंड केबल में धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत प्रदान की जाती है। तो अंडरग्राउंड केबल में धात्विक आवरण के ऊपर जो परत प्रदान की जाती है, वह रहता है आपका बेडिंग। तो बेडिंग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बेडिंग। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का जो प्रभाव पड़ता है, वो रहता है बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना, यही आपका बकलिंग दोष होता है सीसा अम्ल बैटरी में, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है आरेख का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको आरेख दिखाया गया है, यह आरेख कहलाता है आपका इंस्टॉलेशन प्लान, आप स्थापना योजना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्थापना योजना। 11 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सहायक उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों उपकरण दिखाया गया है, यह उपकरण कहलाता है आपका आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री, सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन कहा गया कि रेडियो रिसीवर में फेराइट कोर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो रेडियो रिसीवर में फेराइट कोर का जो उपयोग किया जाता है, यह नियत हानि को कम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नियत हानि को कम करने के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन के सीरीज सर्किट में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज ड्रॉप क्या है। तो सीरीज सर्किट में प्रतिरोधक R2 में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर है R2, देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दोस्तों, ये होगा आपका 10 वोल्ट का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, केबलों के इंसुलेशन की मोटाई कौन सा कारक तय करता है। तो केबलों के इंसुलेशन की जो मोटाई कारक तय करता है, वो रहता है आपका वोल्टेज, ठीक है। तो केबलों के इंसुलेशन की जो मोटाई होती है, वोल्टेज पर निर्भर करती है, ठीक है।
जितना वोल्टेज रहेगा उस हिसाब से वहाँ पर केबल की मोटाई जो होती है वो निर्धारित होती है। क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का क्या लाभ है? तो देखिए क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का जो लाभ है वो है आपका ढीला कनेक्शन से बचना। तो अवॉइड लूज कनेक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि खाना पकाने की भट्ठी में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? देखिए खाना पकाने की भट्ठी में विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है वह आपका हीटिंग इफेक्ट यानी कि ताप प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है चित्र में दिखाया गया ड्रिल बिट का नाम क्या है? तो देखिए ये जो दोस्तों आपको ड्रिल बिट दिखाया गया है यह ड्रिल बिट कहलाता है दोस्तों आपका टेपर सैंक बिट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, टेपर सैंक बिट। 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि 3 चरण सर्किट में चरण धाराएं किस लोड स्थिति में समान होती हैं? तो 3 चरण सर्किट की चरण धाराएं जिस लोड स्थिति में समान होती हैं वह रहता है आपका संतुलित लोड पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संतुलित लोड पर। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि 3 फेज प्रणाली में किन्हीं दो फेजों के बीच फेज एंगल का अंतर क्या है? तो देखिए 3 फेज प्रणाली में किन्हीं दो फेजों के बीच जो फेज एंगल का अंतर होता है वह आपका 120 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते समय कौन सा कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते समय हमें सबसे पहले पुल करना चाहिए, फिर एम, फिर स्क्वीज, फिर स्वीप, यानी कि पहले खींचना चाहिए, फिर निशान लगाना चाहिए, फिर दबाना चाहिए, फिर घुमाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 21 नंबर क्वेश्चन है सामग्री के जो बीएच वक्र है हिस्टैरिसीस लूप का आकार क्या प्रदर्शित करता है? तो यह है पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है? तो उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है? तो ये रहता है लैंप से पराबैंगनी विकिरण को कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है 33 kV से 66 kV तक की भूमिगत सेवाओं के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है? तो 33 kV से 66 kV तक की भूमिगत सेवाओं के लिए जिस प्रकार के केबल का उपयोग करते हैं वह रहता है आपका एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। 24 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया प्रतीक का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको प्रतीक दिखाया गया है ये आपका कहलाता है प्लग एंड सॉकेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्लग एंड सॉकेट। 25 नंबर क्वेश्चन है एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर की गणना करने का जो सूत्र यूज किया जाता है वह रहता है आपका इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया यदि ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का क्या प्रभाव होता है? तो यदि ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को जो प्रभाव पड़ता है यह काम नहीं करेगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है I6 में धारा का मान क्या है? तो देखिए I6 में यहाँ पर धारा का मान पूछा गया है इसमें। तो आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा होती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आने वाली टोटल धारा कितनी है? तो यहाँ पर 2 3 5 5 5 10 10 1 11। ठीक है, तो 11 तो आने वाली है जिसमें से 11 में से 4 ये चला जाएगा तो 11 में से 4 घट जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि थर्मल ओवरलोड सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर में किसका उपयोग किया जाता है? तो थर्मल ओवरलोड सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर में हम लोग बायमेटालिक स्ट्रिप यानी कि द्विधातु पट्टी का उपयोग करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डर दोष का क्या कारण है? तो देखिए सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डर दोष का जो कारण है वो है आपका इनसफिशियंट हीटिंग, अपर्याप्त ताप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? तो देखिए जो निरपेक्ष उपकरण होता है वह आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की प्रतिध्वनि आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? तो देखिए प्रतिध्वनि आवृत्ति की गणना करने का जो सूत्र है वो है आपका 1/2π√LC। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है कि गतिशील कुंडली उपकरण में अवमंदन बल की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए गतिशील कुंडल उपकरण में अवमंदन बल की जो आवश्यकता होती है वो रहता है सुई को अंतिम मान पर स्थिर करें। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है सर्किट का कुल वोल्टेज क्या होगा? तो देखिए दोस्तों ये जो वोल्टेज है 1.5 वोल्ट का है और ये टोटल दोस्तों सीरीज में जो
सॉरी ये समानांतर में जुड़ा हुआ है, तो समानांतर में वोल्टेज समान होता है, तो यहाँ पर इसलिए पूरा का पूरा वोल्टेज 1.5 वोल्ट ही होगा। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि बैटरी की ध्रुवता जांच करने के लिए किस प्रकार के मीटर का उपयोग करते हैं। तो बैटरी की ध्रुवता को जांच करने के लिए हम लोग मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो चल कुंडली वोल्ट मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध होता है। तो डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच जो संबंध होता है वो रहता है IL = √3 IP, लाइन धारा =√3 फेज धारा। ठीक है। किस चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रतिरोध R = होता है आपका ρL/A। ठीक है। तो यही R जो है प्रतिरोध या एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, लंबाई के समानुपाती है। देखिए बैटरी की क्षमता कैसे निर्धारित की जाती है। तो बैटरी की क्षमता एम्पियर हावर में निर्धारित की जाती है। ठीक है। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च वोल्टेज मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो उच्च वोल्टेज को मापने के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वह पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विभव ट्रांसफार्मर। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए जो उदाहरण है ये है आपका ए पेयर ऑफ सीजर, सीजर का एक प्रकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। तो एक वर्ग की भुजा निकालना है अगर, तो उसका अगर क्षेत्रफल 625 mm² है तो इसका वर्गमूल लेंगे तो आपको 25 mm इसका भुजा निकल कर चला आएगा। तीसरा क्वेश्चन है 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। 100 को इसी में गुणा कर देंगे तो 45.6% आ जाएगा। ऊष्मा की SI क्या होती है। देखिए SI इकाई होता है जूल, CGS इकाई होता है कैलोरी। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। घनत्व = आपका द्रव्यमान बटा आयतन होता है। और इकाइयों की दो प्रणाली कौन से होते हैं। तो एक होता है आपका फंडामेंटल और दूसरा होता है आपका डिराइव्ड, यानी कि मौलिक और व्युत्पन्न इकाइयाँ दो होती हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर दोस्तों 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहा गया मानक के अनुसार सर्किल में कौन सा आयाम सही ढंग से दर्शाया गया है। तो सही ढंग से दोस्तों आपका जो है ये वाला इस तरीके से जो दर्शाया गया है ये आपका सही तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है। और देखिए कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो देखिए कंपास का उपयोग हम लोग सर्किल यानी कि वृत्त को खींचने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है सेट स्क्वायर का नाम खोजें। तो दोस्तों ये जो आपको सेट स्क्वायर दिखाया गया है यह सेट स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हैं। तो यह आपका दोस्तों हो जाएगा 45 डिग्री सेट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो देखिए IS मानक के अनुसार जो ड्राइंग आयाम सही है वो ये है दोस्तों कि आप लोगों का जो एरो है इसके ऊपर आपका डायमेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका डायमेंशन गलत तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर बी वाला भी यहाँ पर ये तो सही है, ये वाला गलत है, ये भी आपका गलत है। ठीक है। सही तरीका आप लोग देखेंगे तो डायमेंशन को हमेशा ऊपर इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये भी सही, ये भी सही, सभी सही हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन चित्र में दिखाया गया है, ये देखिए जो आपको सामग्री का प्रतीक दिखाया गया है ये आपका वाटर का है। तो पानी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाटर यानी कि पानी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है सामग्री का प्रतीक बताना है। तो ये लकड़ी का सिंबल है दोस्तों। ठीक है। तो लकड़ी यहाँ पर वुड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। SWO2 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्ट्रेंथ यहाँ पर एस फॉर स्ट्रेंथ हो जाएगा, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज हो जाएगा। ठीक, और तो यहाँ पर हो जाता है SWOT का फुल फॉर्म स्ट्रेंथ। ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है मैं एक वेल्डर हूँ, मैं
कौन सा साथ कार्य कर सकता हूँ? तो देखिए मैं एक वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग उपकरण के साथ कार्य कर सकता हूँ। ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? तो यदि आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको गुड मॉर्निंग का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गुड मॉर्निंग। पांचवा क्वेश्चन है कि इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन इज, आंतरिक प्रेरणा क्या है? तो आंतरिक प्रेरणा है लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा देर तक टिके। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, लक्ष्यों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए लक्ष्यों को जो वर्गीकृत किया गया है वह शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसको क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है, जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप किसको बनाने में बेहतर स्थिति में होंगे? यहाँ पर हो जाएगा प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशन, उचित उत्पाद सुझाव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या है? तो देखिए संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में जो संक्षिप्त विवरण है वो आपका प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना है। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न वाक्यों में से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाना चाहिए? तो यह है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है कि इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उनको संक्रमित करता है क्या कहलाता है? तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं वायरस। ठीक है दोस्तों, देखिए जिनको भी यह PDF चाहिए या फिर आपको अपना एडमिट कार्ड, रिजल्ट ट्रांसफ़र की सर्टिफिकेट कुछ भी अगर डाउनलोड करना है या ITI बेस पर आपको अगर जॉब सर्च करना है तो आपको दोस्तों सबसे पहले सर्च करना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर ITI सरकारी रिजल्ट। इस नाम से दोस्तों अपने क्रोम पर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ITI सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ITI के जो भी यहाँ पर ITI से संबंधित लेटेस्ट जॉब होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा और रिजल्ट, आंसर की सर्टिफिकेट और न्यूज़ जो भी है वो सब मिल जाएगा। ITI एग्ज़ाम को यहाँ पर एक अलग से सेक्शन बना दिया गया है जहाँ से आप अपना प्रैक्टिकल का, एग्ज़ाम डेट का, निम्मी का क्वेश्चन बैंक जो ऑफिशियल जो है जिसमें से आपका CBT एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं वो सब यहाँ पर निम्मी का क्वेश्चन बैंक यहाँ पर डाल दिया गया है। रिजल्ट, बैक पेपर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर क्या करिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो 3 लाइन है ना, बस आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद ITI एग्ज़ाम का यहाँ पर सेक्शन आ जाएगा, बस इस ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं DGT के द्वारा जो भी नवीनतम सूचना होता है उसका संपूर्ण विवरण यहाँ पर दिया जाता है, जो भी नोटिस DGT के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड ITI का, रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। ITI के यहाँ पर स्पेशल ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है, अगर आप लोग इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। ITI का निम्मी का क्वेश्चन बैंक दोस्तों, इस पर रेड वाले बटन पर क्लिक करके आप अपना निम्मी का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर सभी छात्र। अब देखिए यहाँ पर ITI फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन बैंक होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए ITI के निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए जैसे कि वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का फर्स्ट ईयर के यहाँ पर देखिए PDF दिया गया है, चैप्टर का नाम दिया गया है, यहाँ पर उसका MCQ दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो वीडियो का यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन भी दिया गया है उस चैप्टर का। और जो PDF है दोस्तों यहाँ पर देखिए PDF फाइल पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपका PDF फाइल टेलीग्राम में रिडायरेक्ट कर देगा और वहाँ से जाके टेलीग्राम पर क्लिक का बटन यहाँ पर ऐसे डाउनलोड का बटन मिलेगा, उस बटन पर क्लिक करके आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सेकेंड ईयर का भी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के यहाँ पर PDF अपलोड है, देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों जो आप लोगों का ट्रेड थ्योरी है, फिटर का हो गया, इलेक्ट्रीशियन का हो गया, देख सकते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के यहाँ पर PDF फाइल अपलोड है। और वेल्डर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक सभी ट्रेड के यहाँ पर है, तो आप चाहें तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उनको संक्रमित करता है उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मौखिक उपचार, ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है? तो देखिए मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशन का जो लाभ नहीं है वो है कि इट इज फॉर रिकॉर्ड।
ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार जो किया जाना चाहिए वो कहलाता है आपका इक्वलिटी यानी कि समानता। 14 नंबर क्वेश्चन है, एनएपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो एनएपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है? तो देखिए कंप्यूटर प्रणाली में दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पर दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? तो किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण होता है वह जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 1 बाइट बराबर होता है, तो देखिए 1 बाइट बराबर होता है आपका 8 बिट के, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कौन सा एक फाइल मैनेजमेंट टूल यानी कि फाइल प्रबंधन उपकरण है जो विंडोज़ के साथ आता है? यह आपका कहलाता है विंडो एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, विंडो एक्सप्लोरर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि माइंडफुलनेस क्या है? तो देखिए माइंडफुलनेस जो है यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है, तो वह आपका कहलाता है वेज एम्प्लॉयड, नियोजित मजदूरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह क्या हैं? तो नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह आपका एसटीडी बूथ है, ठीक है, जिस पर सभी लोग टेलीफोन पर बात करते थे। किसी किसी जगह पर ऐसे चौराहे पर लगा रहता था, वही है एसटीडी बूथ। और देखिए उपयुक्त स्थान पूर्व सर के साथ रिक्त स्थान को भरना है, तो माई हाउस इज ऑन द 3rd फ्लोर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रीपोजिशन में भरना था यहाँ पे। 23 नंबर क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है? तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होता है वह रहता है आपका इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, उद्योग क्रांति। 24 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेदन को हम लोग सेल यानी कि यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पिन का फुल फॉर्म क्या है? तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिन का फुल फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है, जिनको पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।